डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मैं आपके सामने पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के 2019 के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। 2019 के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान भाग के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। और आज से मैंने एक नया काम शुरू किया है, जिसमें मैं आपको भौतिक विज्ञान भाग को होमवर्क में दूंगा। आप उसको करेंगे, नहीं आएगा तो आप उसको टिक मार करेंगे। जिस दिन से मैं केमिस्ट्री के बाद भूगोल से ये क्या बोलते हैं फिजिक्स सेगमेंट शुरू करूंगा, आपको उन सवालों को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए। तो आज के क्लास का हमारा पहला सवाल, जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपको इस टाइप के सवाल देखने को नहीं मिले थे, तो आज हम लोग इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। किसका? पीएच मान का ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, तो जरा आप देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो सवाल में आपको लिखा है कि हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1×10⁻12 मोल प्रति लीटर है। पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला तो आप देखिए पीएच वैल्यू होती क्या है। पीएच वैल्यू होती क्या है? पी से आपका होता है पावर, पी से होता है पावर, और जो एच होता है, एच से होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की जो पावर है किसी विलयन में, वही होती है पीएच वैल्यू। इसका मतलब हम कहें कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा होगी। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो जरा हम लोग बात करते हैं कि इस सवाल को हम लोग लगाएं कैसे। सवाल ये उठता है कि इसको हम लगाएं कैसे। तो जवाब इसका ये है कि इस सवाल को हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। इस सवाल को हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, जरा आप इस बात पे फोकस करिए। इस सवाल को लगाने का मेरा दो रास्ता है। सबसे पहले रास्ते से हम पीएच सीधे सीधे निकालेंगे। दूसरे रास्ते में हम पहले पीओएच निकालेंगे, उसके बाद उससे पीएच निकालेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग पहला रास्ता अपनाते हैं। पहला मैं आपको दोनों बताऊंगा, जो आपको आसान लगेगा आप वही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लिखा क्या हुआ है। विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण। हाइड्रोक्साइड आयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, जरा आप बताइए तो। OH के ऊपर माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सांद्रण दिया है बड़े कोष्ठक में। कितना दिया है आप देख लीजिए, 1×10⁻12 और आगे लिखा है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर हो गया ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग इसको। तो अब जरा आप देखिए यहाँ पे जो OH माइनस की सांद्रता दी गई है, आपको तो निकालना है पीएच मान। इसका मतलब आपको H प्लस की सांद्रता चाहिए। किसकी सांद्रता चाहिए? H प्लस की सांद्रता चाहिए। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? आपने पढ़ा होगा जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल जो होता है वो होता है 10⁻14 होता है। जल का आयनिक गुणनफल जो होता है 10 की घात कितना होता है? -14। 10 की घात -14 होता है। ये आयनिक गुणनफल के फार्मूला क्या क्या होता है? H प्लस इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन, अर्थात जो बड़े कोष्ठक में आपने इसको लिखा है ना, यही उसकी सांद्रता को बता रहा है। याद रख लीजिएगा। बराबर आया आपका 10 की घात -14। अब आपको इसमें से किसकी वैल्यू पता है? आपको OH माइनस की वैल्यू पता है ना, तो आप यहाँ पे रख दीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए H प्लस को तो आप ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन OH माइनस की जगह आप लिखेंगे 1×10⁻12 बराबर आपका आ गया 10 की घात -14। तो देखिए हमको अगर H प्लस को निकालना है तो 1 का गुणा करने का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन 10 की घात -12 को इधर भेजना पड़ेगा। तो आपके पास देखिए 10 की घात -14 है ना, और यहाँ पे नीचे आपका जा रहा है 10 की घात -12। तो आप हमेशा एक काम किया करिए, जब भी इस टाइप का डिवाइडेशन करते हैं तो आपके पास ऊपर जो बड़ी घात है उसको छोटी घात के रूप में तोड़ लिया करिए।
उसको छोटी घात के रूप में तोड़ दिया करें। जैसे आपके पास 14 घात है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे वाले के बराबर हिस्सा अलग कर देता हूँ, 12 हिस्सा। तो कितना और बचेगा इसका, -2 हिस्सा बचेगा कि नहीं बचेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 12 अलग हो गया, -2 अलग हो गया। अब आराम से आप इसको काट सकते हैं, इसको इससे काट दीजिए। अब आपका बच गया 10 की घात -2 मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। ये आपका आ गया H+ आयन का सांद्रण, H+ आयन का सांद्रण आ गया। तो चलिए अब हम लोग इसकी pH वैल्यू निकाल लेते हैं। तो pH वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, -log नीचे बेस 10 और यहाँ पे बड़े कोष्ठक में H+, अर्थात H+ सांद्रता। तो ज़रा झोंक दीजिए इसके मान को, -log और नीचे आपका लिखा गया बेस 10 और H+ सांद्रता जो आपको मिली है 10 की घात -2 मिली है। अब आपको कल मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर log है, यहाँ पे m लिखा है और इसकी पावर n लिखा है, तो इसकी घात चली जाती है आगे और केवल बचता है n log m। ये log का रूल होता है। मतलब हिंदी में आप याद कर लीजिए कि log में घात जो होती है log के आगे चली जाती है। log में घात जो होती है घात के आगे चली जाती है। तो घात के आगे आएगा तो माइनस तो पहले से ही है और -2 आगे चला भी आ रहा है ऐसे। उसके बाद आपका बचा क्या, log बेस 10 और सामने भी 10, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, log में आधार और परिमाण समान है तो उसका मान 1 होता है। मतलब यहाँ कुछ भी हो यहाँ कुछ भी हो, दोनों बराबर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो माइनस माइनस आपका हो गया +2 और गुणे इसका मान हो गया 1। इसका मतलब ये आपका जो pH वैल्यू है वो कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया जी, 2 आ गया। तो देखिए हमने इस सवाल को लगाया कैसे। सबसे पहले मैंने कहा कि जब भी आपको OH- आयन की सांद्रता दी जाए तो आप लोग तुरंत फार्मूला लगाइए, जल का आयनिक गुणनफल H+ × OH- बराबर 10 की घात -14 और OH- को इधर गुणा से भाग में भेजिए और तुरंत ही आपको H+ की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसको गुणा से भाग में भेज दिया। जैसे ही मैंने भाग में भेजा हमको H+ की वैल्यू मिल गई। अब हमको जब H+ की वैल्यू मिल गई तो H+ की वैल्यू को हमने रख दिया pH मान में। किस में रख दिया, pH मान के फॉर्मूले में रख दिया, जो कि -log बेस 10 H के ऊपर प्लस होता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए क्या होता है। दूसरा तरीके में आप क्या करेंगे, दूसरे तरीके में ध्यान से ज़रा देखिएगा। चूंकि आपको दिया गया था OH- आयन की सांद्रता, किसकी सांद्रता दी गई थी, OH- आयन की सांद्रता दी गई थी 1 गुणे 10 की घात -12 मोल प्रति लीटर। तो ज़रा देखिए इसमें 1 का गुणा है, आप इस 1 को छोड़ सकते हैं, आप इस 1 को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों बातें बता देता हूं कि अगर आप 1 की जगह कोई दूसरी संख्या देखते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने कहा कि आप यहाँ से H+ की सांद्रता निकालिए ही मत, आप सीधे सीधे लगाइए POH का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाइए, POH का फॉर्मूला। तो जैसे pH का फॉर्मूला था -log और बेस में 10, यहाँ पे था बड़े कोष्ठक में H+। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही आप POH निकालने जाते हैं, क्या निकालने जाते हैं, POH, यहीं H+ की जगह आपको लिख देना है OH-। क्या लिख देना है, OH-। कोई अंतर नहीं, जैसे pH निकला वैसे POH निकलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब जरा देखिए -log और यहाँ पे लिखा है बेस 10 और आपको अंदर मिला 1 गुणा 10 की घात -12। 1 गुणा 10 की घात कितना मिला, -12। लॉग में एक रूल आपको याद रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लॉग का रूल लिखता हूँ। देखिए आप लोग पहले रूल याद करिए। क्या होता है, अगर लॉग ऐसे लिखा हुआ है बेस में 10 और ऐसे कोष्ठक के अंदर लिखा है m गुणा n, m गुणा n, तो एक बार जो लॉग है वो चला जाता है m के साथ और प्लस एक बार वही लॉग जो है वो चला जाता है n के साथ। बीच में क्या लग जाता है, इनके बीच में इनके प्लस लग जाता है। आप ध्यान में रख लीजिएगा, बीच में इनके यहाँ पे क्या लग जाता है, प्लस लग जाता है। ठीक है, तो वही कहानी तो यहाँ है। देखिए यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे प्लस लग जाएगा और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। देखिए आप माइनस को छोड़ दीजिए बाहर, माइनस को छोड़ दीजिए, अब एक बड़ा कोष्ठक लगा लीजिए। log बेस 10 के साथ एक बार चला जाएगा 1 और जहाँ गुणा था वहाँ आप लगाएंगे प्लस, और log बेस 10 के साथ एक बार चला जाएगा 10 की घात -12। ये ध्यान में रखिए।
अब इसमें जो घात है वो चली जाएगी आपकी आगे, ये वाली घात आगे चली जाएगी, जबकि ये log बेस 10 एक की वैल्यू क्या होगी जरा आप बताएंगे क्या हमको? log में कभी भी एक की वैल्यू जीरो होती है, log में कभी भी एक की वैल्यू जीरो होती है, याद कर लीजिए। और यहाँ पे प्लस लगाइए, इसकी घात आ जाएगी आगे, तो आगे आ जाएगा आपका -12 और फिर आपका बच गया log बेस 10 और यहाँ पे क्या आया 10। अभी इसका वैल्यू मैंने पीछे बताया है, तो देखिए माइनस और अंदर यहाँ पे बचा आपका -12 और इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो माइनस माइनस कितना आ गया +12। ये आपका कौन सा वैल्यू है? ये आपका POH वैल्यू है जो कि 12 है। कितना है? 12। ठीक है, तो देखिए आप लोग, जब POH वैल्यू आपका 12 आ गया तो आपको फिर से एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, वही जो आयनिक गुणनफल से निकाला गया था, PH प्लस POH बराबर 14, PH प्लस POH बराबर 14। तो आपका जो POH है वो आया है 12 और बराबर है 14, तो आप इसको भेज देंगे उधर, तो मिल जाएगा आपको 14 - 12 बराबर कितना मिलेगा जी? 2 मिल गया। तब भी देखिए आपका 2 ही आया। तो आप चाहे जैसे लगा सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है। ये रूल आप ज़रूर याद रखिएगा। कहाँ गया ये वाला रूल, कि जब भी आपको कोई गिनती देता है, यहाँ से देखिए ये वाले में कोई आपको गिनती में गुणा में लगा हुआ है तो वो देता है, तो सबसे पहले आप उस गुणा को प्लस में बदलिए। यहाँ के रूल से आप उस गुणा को किस में बदलिए? प्लस में। यहीं पे अगर 2 3 आया होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 आया होता, यहाँ पे इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे अगर 2 आया होता तो आपको यहाँ पे log 2 की वैल्यू कुछ रखनी पड़ती, जिससे मान बदल जाता। अगर कोई सवाल इस तरह का दिखा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अगर मैं आपको ऐसा सवाल दिखाऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे अब, इसीलिए मैंने आपको ये लेकर बताया है। ठीक है, तो ये आपका 2 अगर यहाँ पे रहता तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू कुछ मिलती, लेकिन बढ़िया था कि वहाँ पे 1 था, इसीलिए आपने सवाल को आसानी से हल कर लिया। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये तो हमारी कंडीशन हो गई, यहाँ से आपको मिल गया POH की वैल्यू, उसके बाद जैसे ही आपने PH प्लस POH फार्मूला लगाया आपको मिल गया PH वैल्यू। तो देख लीजिए इस सवाल का आंसर कौन सा है, अब इसका PH मान क्या होगा, ज़रा आप इस बात को बता दीजिए हमको फटाक से, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, PH वैल्यू 2 होगी। विलियन कैसा होगा बताएंगे क्या? विलियन होगा इसका अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ आपने PH मान का पूरा ऑपरेशन कर लिया होगा, अब आपको इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी पढ़ने की, आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो देखिए आगे आप लोग, इसके आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसको। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर स्पष्ट करो। विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसे हम लोगों ने कहा सक्रियता श्रेणी। क्या कहा? सक्रियता श्रेणी। और इसके बारे में हमने पढ़ा कि जो H2 से ऊपर होते हैं, जो H2 से ऊपर होते हैं वो तनु अम्लों से H2 निकालते हैं, लेकिन जो नीचे होते हैं वो तनु अम्लों से H2 नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा हमने पढ़ा ना, ये बात को आप ध्यान में रखिए। उसी का यहाँ उपयोग करना चाहता है वो, हमारे ज्ञान का उपयोग करना चाहता है, आपके ज्ञान को चैलेंज कर रहा है। आप इसको दिखा दीजिए कि आप कितने पानी में हैं, देखिएगा, डूब मत जाइएगा। चलिए रिएक्शन देखिए क्या लिखा है। कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है। तो जैसे ही आप कॉपर लिखेंगे और H2SO4 लिखेंगे, ये कॉपर जाएगा H2 को हटाने के लिए, कॉपर H2 को हटाने जाएगा, लेकिन कॉपर H2 से खुद नीचे है, मतलब हाइड्रोजन से भी कमज़ोर है। तो क्या हाइड्रोजन छोड़ेगा उसको? नहीं छोड़ेगा। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। तो आप कारण क्या देंगे? लिखेंगे कि चूंकि सक्रियता श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए वह तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से भी कम है। ये हो गया आपका आंसर। तो क्या लिखेंगे? कॉपर सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए वह तनु H2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो आपने देखा सक्रियता श्रेणी का महत्व, लगभग हर सेट में आपको सक्रियता श्रेणी मिली हुई है। चलिए अगला सवाल, और इम्पॉर्टेंट सवाल आपकी स्क्रीन पर।
इसमें एक ही मुझे बताना है। सजातीय श्रेणी मैं आपको पीछे की क्लास में बता चुका हूँ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछी जा चुकी है, याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण आज हमको देखना है। तो हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण मैंने आपकी कॉपी में पूरा विस्तार पूर्वक लिखवाया है। मैं इस सारणी को एक बार बनाने का प्रयास करता हूँ। आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखेंगे। तो आप लिखिएगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये ध्यान में रखेंगे आप। तो यहां से आपको पता चल गया हाइड्रोकार्बन कौन है। हाइड्रोकार्बन को दो हिस्से में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को दो हिस्से में बांटा गया है। एक बांटा गया है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा बांटा गया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा बांटा गया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एक और है जो कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, जिसकी चर्चा हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं। तो एलिफैटिक आपको ऐसे तीर बना लेना है पूरा। एलिफैटिक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर जो आपका असंतृप्त है वो खुद दो प्रकार का होता है। एक इसमें क्या होता है? एल्कीन। एक क्या होता है? एल्कीन। दूसरा क्या होता है? एल्काइन। दूसरा क्या होता है? एल्काइन। एरोमेटिक में आपको केवल यहाँ पे देखना है बेंजीन। क्या देखना है? बेंजीन। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो पहले आप अपने पेपर में ऐसे ही सारणी बना देंगे। फिर आप लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर नीचे लिखेंगे आप ये दो प्रकार के होते हैं। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाएंगे। अगर आप कॉपी में अपने लिखे हैं तो सुनते जाइए बस इसको। तो जैसे ही आपने लिखा इसकी परिभाषा, आप कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है आपका? पहला होता है आपका एलिफैटिक। तो तुरंत लिखिएगा, पहला नंबर एलिफैटिक और दूसरा नंबर एरोमेटिक। आप इसको लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला पाई जाती है, जिनमें कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला पाई जाती है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे आप कुछ उदाहरण लिख दीजिएगा, जैसे CH4, यहाँ पे देखिए C6H12, C2H4, फिर C2H6, C4H10, C2H2 आदि। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं एलिफैटिक में। फिर लिखेंगे उसके नीचे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार का होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार का होता है। पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। दूसरा असंतृप्त हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे आप संतृप्त के बारे में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो लिखिएगा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन के बीच केवल सिग्मा बंध, ऐसे सिग्मा बनता है और आप ऐसे लिखेंगे बंध, केवल सिग्मा बंध, कोष्ठक में लिख लीजिएगा एकल बंध, कोष्ठक में लिखिएगा एकल बंध पाए जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये एल्केन प्रकृति के होते हैं। ये एल्केन होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। जैसे उदाहरण में आप लिखिएगा CH4, C2H6 आदि। CH4, C2H6 आदि हो जाएगा ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। फिर लिखिएगा आप असंतृप्त। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखिएगा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक पाई बंध, कोष्ठक में लिख दीजिएगा आप, कोष्ठक में लिखिएगा द्विबंध या
त्रिबंध पाए जाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हो गया ना। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला एल्कीन, दूसरा एल्काइन। तो फिर उसमें लिख लीजिएगा, जिनमें एक द्विबंध पाया जाता है एल्कीन कहलाते हैं, और जिनमें एक त्रिबंध पाया जाता है एल्काइन कहलाते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा। लास्ट में आप आ जाइएगा एरोमेटिक पे। एरोमेटिक तो उसकी परिभाषा मात्र एक लाइन में आप लिख के छोड़ दीजिएगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है, जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है और उनका एक विशिष्ट गुण होता है, और उनका एक विशिष्ट गुण होता है, क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। दूसरा लिखिएगा टालुइन, दूसरा लिखिएगा आप टालुइन। ये आपका हो गया उदाहरण, और आपका हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण समाप्त हो गया। ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए कितना आसान सवाल था आपके लिए। ये आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। अगर आज आपने सुन लिया होगा तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा अच्छे से। चलिए अब देखिए आज का सेकंड लास्ट सवाल, खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट कीजिए उदाहरण देते हुए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे खनिज की परिभाषा नीचे। खनिज की परिभाषा, धातुएं भूपर्पटी में जिस रूप में पाई जाती हैं, भूपर्पटी में जिस रूप में पाई जाती हैं उसे ही खनिज कहते हैं। उसे ही खनिज कहते हैं। हो गया। उसके नीचे लिखिएगा अयस्क की परिभाषा, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलतापूर्वक और कम खर्चे में हो जाता है। सरलतापूर्वक और कम खर्चे में हो जाता है, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। हो गया ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। पूछ रहा है उदाहरण दीजिए, तो देखिए जो मैं अभी लिख रहा हूँ यही है आपका उदाहरण। तो क्या लिखेंगे आप कि जैसे एल्यूमिनियम के दो खनिज बॉक्साइट तथा क्ले हैं। साथ में इसका सूत्र भी कोष्ठक में लिख लीजिएगा। एल्यूमिनियम के दो खनिज बॉक्साइट तथा क्ले हैं, जिनमें से बॉक्साइट के द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण सरलतापूर्वक और कम खर्चे में हो जाता है। क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। तो इसलिए बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, जबकि क्ले नहीं है। हो गया ना। ये बात को ध्यान में रखिए। तो ये आपके इस सवाल का आंसर हो गया। ये आपसे पूछा गया था 2 नंबर में। तो देखिए कितना बढ़िया सवाल था, आसान और एकदम लल्लू सवाल, जिसे आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक। आज का लास्ट सवाल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो जो हमने अभी
पिछली क्लास में पढ़ा था ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, उसका हमने ऑपरेशन किया था ना, ध्यान दीजिएगा। तो जो हमने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा था, इसी ऑक्सीकरण और अपचयन को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसे? इसकी जो स्पेलिंग बनी हुई है वो है रेड ऑक्स, रेड ऑक्स। ये जो ऑक्सीकरण होता है इसको बोलते हैं आप ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और जो अपचयन होता है इसको बोलते हैं आप रिडक्शन, क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो जो आपका ऑक्सीडेशन है इसमें लिखा है OXI और इसमें लिखा है RED, ठीक है। तो इसका OX उठा लिया गया और इसका उठा लिया गया RED, तो रेड और ऑक्स को मिला दिया गया तो बन गया रेड ऑक्स, अर्थात लाल बैल। ध्यान दीजिएगा, लाल बैल। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे मिलकर बनी है? रेड प्लस ऑक्स अर्थात रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बनी है। तो परिभाषा लिखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। हो गया ना। चलिए इसका उदाहरण देखिए आप ध्यान से, SnCl2 प्लस HgCl2, मैंने आपको बताया था पीछे उदाहरण में, इसको तीर के बाद SnCl4 प्लस Hg2Cl2, ये आपका हो गया रिएक्शन। अब अगर इसको पूरा समझना है तो पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया कैसे हुआ है। इसमें देखिए इसका Sn कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 2, इसका Hg कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 2, यहाँ Sn कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 4, Hg कितना है? 2, क्लोरीन कितना है? 2। पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस, पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस, पहला वाला प्लस होता है, दूसरा माइनस, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस। तो हमने जब ऑक्सीकरण पढ़ा था तो ऑक्सीकरण के कॉलम में हमने लिखवाया था कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है। देखिए माइनस वाला बढ़ कहाँ रहा है? यहाँ पर देखिए माइनस वाला 2 ठो है, यहाँ पर देखिए माइनस वाला 4 ठो है, बाकी जगह तो 2 ही 2 है, वहाँ नहीं बढ़ा है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो आप एक तीर को ऐसे लेके जाएंगे, बढ़ रहा है ना, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। अगर माइनस वाला बढ़ गया तो ऑक्सीकरण, अगर प्लस वाला बढ़ गया तो अपचयन। तो देखिए जरा प्लस वाला कहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर एक Sn है, इधर देखिए एक Sn है, बढ़ा? नहीं बढ़ा। यहाँ पर कितना Hg दिख रहा है? 1 ऊपर दिख रहा है, और यहाँ पे कितना हो गया? 2, बढ़ गया, बढ़िया बात है, इसमें बढ़ गया, तो इसमें बढ़ गया, तो ये क्या है? अपचयन है। तो देखेंगे इसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हुए हैं, इसका मतलब ये है एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। किसका उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ये बात को ध्यान में रखेंगे आप। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन आप लिख सकते हैं, लेकिन आप एक याद रखिए, आपको आराम से पता लग जाएगा। माइनस वाला बढ़ा तो ऑक्सीकरण, और अगर प्लस वाला बढ़ा तो अपचयन, और अगर माइनस वाला घटा तो अपचयन, प्लस वाला बढ़ा तो माइनस वाला घटा तो अपचयन, और प्लस वाला घटा तो ऑक्सीकरण, प्लस वाला घटा तो ऑक्सीकरण, याद कर लीजिएगा। चलिए आज के वह इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। आप तब तक पढ़ते रहिए, दूसरों को पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, परंतु पागलों की तरह नहीं। याद रखिएगा, हंसना सेहत के लिए लाभदायक होता है, लेकिन ज़्यादा हंसना हानिकारक भी होता है। तो चलिए रजाई में बैठिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।